नमस्कार, आप देख रहे हैं डिबेट लाइव। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। इस सवाल के साथ कि 3 राज्यों में नए चेहरे को प्रोजेक्ट करना 2024 की भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है, एजेंडा है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह साहब जुड़ रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता डॉक्टर अंशुल अभिजीत साहब जुड़ रहे हैं और वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक एनके सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शुरुआत एनके सर आपसे, 24 को ध्यान में रखकर ही 3 राज्यों के मुख्यमंत्री के नाम पर सहमति बनेगी, ये तय माना जाए सर? जी हाँ, इसीलिए तलाश हो रही है नए चेहरों की। नए चेहरों से होता यह है कि उनके पास कोई बैगेज नहीं होता है। बैगेज नहीं होता है तो मोदी जी का ओवर आर्किंग इन्फ्लुएंस जो पूरे देश में है, जिसकी मकबूलियत है, और उसके साथ एक नया चेहरा जो स्टनिंग इफेक्ट देता है, चौंकाने वाला प्रभाव देता है, तो बेहतर यही होता है कि नए चेहरे ले आए। और भाजपा तो वैसे भी 24 घंटे और 365 दिन चुनाव मोड में रहती है, वो फाइटर है। इस लिहाज से अगर आप देखें तो भाजपा एक अच्छी इलेक्टोरल फाइटर है। तो मुझे लगता है कि ये सारे जो डिसीजंस होंगे आज से आगे के, वो सारे के सारे 2024 के चुनाव को लेकर होंगे। जी ठीक है, लेकिन आरपी सिंह साहब, ये तो बड़ा दबाव होगा ना उन नए चेहरों पर कि मोदी की गारंटी को जमीन पर कैसे उतारा जाए, तब जबकि वक्त बहुत कम बचा है लोकसभा चुनाव में। आरपी सिंह साहब मैं आऊंगा आपके पास। डॉक्टर अंशुल, विधानसभा में एक के बाद एक 3 राज्यों में झटके के बाद अगर 24 के मिशन पर बीजेपी इस रणनीति के तहत काम कर रही है तो दबाव तो आपके ऊपर कहीं ज्यादा है, मुश्किलें तो आपकी और बढ़ने वाली हैं अगले 2 से 3 महीने में। नहीं, देखिए, अगर कैसा भी चयन वो करती है भाजपा, ये उनका अंदरूनी मामला है, ये उनका फैसला है, ये उनका परम अधिकार है, लेकिन नज़र हमारी ज़रूर बनी रहेगी उस पर, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है, कौन बनेगा। क्योंकि भाई राज्य किसी पार्टी का होता नहीं है, उस मतलब हर पार्टी के समर्थक उसमें होते हैं, मुख्तलिफ पार्टियों के, तो उसमें नज़र बनी रहेगी। और आप अच्छी तरह जानते हैं, कोई भी नया चेहरा हो या पुराना हो, ये मैं नहीं जानता, लेकिन भाजपा का तो ये रिवाज रहा है कि 1 या 2 व्यक्ति ही वो चुनते हैं। प्रजातंत्र का एक तरह से एक ढोंग होगा, एक दिखावा होगा कि पर्यवेक्षक वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर विधायक दल उनको बताएगा, फिर ये चयन करेंगे, फिर यहाँ पर सुझाव आएगा, आलाकमान ये डिसाइड करेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, 1-2 व्यक्ति तय करते हैं। गुजरात का उदाहरण आपके सामने है बिल्कुल, और उत्तराखंड का भी है। गुजरात में ऐसा हुआ कि पूरी मुख्यमंत्री नहीं, पूरी सरकार बदली। वो अलग बात थी कि वो सरकार इतनी अक्षम थी। ठीक है, आपके 45 सेकंड खत्म हुए। डॉक्टर अंशुल, मैं आपका एक बार फिर रुख करूंगा, आरपी सिंह साहब का भी रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एनके सर, राजस्थान से खबर आई जिसमें ललित मीणा एक विधायक हैं, उनके पिता ने आरोप लगाया कि देखिए साहब, वसुंधरा राजे के जो सहयोगी हैं वो बाड़ेबंदी कर रहे हैं, रिजॉर्ट में बंद करने की कोशिश की जा रही है। वसुंधरा राजे के बेटे का भी जिक्र वहां पर हुआ, दुष्यंत सिंह का। सीपी जोशी जो पार्टी के जिम्मेदारी राज्य में संभाल रहे हैं, वो वहां पर पहुंचे, किसी तरीके से हालात को सामान्य बनाया गया। अगर ये आरोप पूरी तरीके से सही है इनके सर, तो सवाल ये खड़ा होगा कि क्या वाकई 24 का एजेंडा ध्यान में रखकर सीएम के चेहरे का ऐलान किया जा रहा है, या ऑल इज नॉट वेल, खासकर राजस्थान में? एनके सिंह सर। बड़ा अच्छा सवाल है अभिलाष, मुझे बहुत हंसी आ रही है और मुझे लॉर्ड एक्टन का वो फेमस सेइंग याद आती है, पॉलिटिक्स करप्ट, एब्सोल्यूट पॉलिटिक्स करप्ट एब्सोल्यूटली। मेरे ख्याल से बीजेपी में ये जो स्थिति है, ये देख के काफी पॉलिटिकल साइंटिस्ट के लिए एक अध्ययन का विषय है कि एक ऑर्गेनाइज्ड पार्टी, आइडियोलॉजिकली कमिटेड पार्टी, कैडर बेस्ड पार्टी, और उसमें जब इस तरह का घमासान हो रहा है कि वसुंधरा राजे अपने मुर्गों को लेके अलग रह रही है, जो विधायक के रूप में है, या विधायक को उन्होंने एक दड़बे में डाल दिया है, तो ये देख के एक हंसी आती है कि कहां की आइडियोलॉजी। आज अगर वसुंधरा राजे ये कर रही है तो इसी दावे पे कर रही कि साहब उन्होंने जिताने में मदद की है, उनका रोल रहा है। तो रोल तो इस तरह शिवराज का भी रहा है, बहुत लोगों का बहुत जगह रहा है, लेकिन
आज अगर बीजेपी में ये हो रहा है तो ये डी जनरेशन है पार्टी का, जो पॉलिटिक्स, पावर पॉलिटिक्स की वजह से आया हुआ है। ठीक है, ठीक है। आरपी सिंह साहब, ये जो खबर सामने आई है जिसके बाद राजस्थान में हलचल बहुत तेज हुई है, बीजेपी के विधायक के पिता ने गंभीर आरोप लगाया वसुंधरा राजे और उनके सहयोगियों पर कि बाड़ेबंदी हो रही है, रिजॉर्ट में रखने की कोशिश की जा रही है, बंद किया जा रहा है, किसी तरीके से हालात सामान्य हुए हैं। क्या वाकई ऑल इज वेल है राजस्थान में, या 24 की रणनीति के तहत मंथन चल रहा है? ये इन खबरों में कोई सच्चाई नहीं है। आरपी सिंह साहब। कोई बयान है ये जरूर, परंतु जो सच है कि हमारी पार्टी में एक प्रक्रिया है, और प्रक्रिया है कि सारे विधायकों से राय करने के बाद हमारे यहाँ से पर्यवेक्षक जाएंगे, सारे विधायकों से राय करेंगे, राय करने के बाद वह मैसेज लेकर आएंगे हमारी जो कोर कमेटी के सामने, और वहाँ एक सलाह करते हुए तय होगा विधायकों की राय के अनुसार। वो ये नहीं कि कहीं पे डाइनिंग टेबल पे या कहीं ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठकर 4 लोग परिवार के तय कर लेंगे और वही होगा। डायनेस्टिक पार्टीज में होता है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया यही है कि विधायकों से राय होनी चाहिए, और वह प्रोसेस जारी है। लेकिन सिंह साहब, वसुंधरा राजे से के हवाले से जो खबरें राजस्थान से आई हैं बीते 48 से 72 घंटे में, वो पार्टी को असहज तो कर रही हैं, वो सामान्य तो नहीं है। वो पहले विधायकों को बुलाती हैं डिनर के मोर्चे पर, एक शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश करती हैं, फिर एक आप ही की पार्टी के चुने हुए विधायक के पिता आरोप लगाते हैं कि साहब बाड़ेबंदी की जा रही है। आरपी सिंह साहब, मैं वापस से रिपीट करता हूँ, सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। वसुंधरा राजे एक पार्टी की बड़ी नेता है, वहाँ की मुख्यमंत्री रही हैं। वे अपने घर पे भोजन पे बुला सकती हैं, अपने विधायकों को, कार्यकर्ताओं को अपने घर पे बुला सकती हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। परंतु उसको ये समझ लेना कि वहाँ पर कोई चीज़ तय हो गई है। मैंने कहा विधायक दल की बैठक में तय होगा, पर्यवेक्षक जाएंगे, वह विधायक दल की बैठक में तय करेंगे, और जो वहाँ से विधायक दल की बैठक में तय होगा, मैं अपनी बात को भी एक बार फिर से दोहराता हूँ। सीपी जोशी रिजॉर्ट में जाते हैं और चुने हुए विधायक को वहां से लेकर आते हैं। ये वसुंधरा राजे के घर के डिनर की बात नहीं हो रही है सर, ये बाड़ेबंदी की बात हो रही है, ये रिजॉर्ट की बात हो रही है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये खबर असहज तो कर रही होगी आपको भी। मेरी जो जानकारी है, वसुंधरा जी दिल्ली में इस समय, और वह राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने जा रही, जो मेरी जानकारी है जी। अब आपके पास कुछ अन्यथा जानकारी हो, परंतु कहीं पे कोई विधायकों की बाड़ेबंदी नहीं, कुछ नहीं। ये आपके कयास हैं, जिन लोगों को कयास लगाना है, जिन लोगों को चुटकी लेनी है वो लेते रहे। मैं रिपीट करता हूँ आपके लिए, फिर रिपीट करता हूँ कि अंतर्गतवा जो विधायक दल की बैठक में जो विधायकों से बातचीत होगी, पर्यवेक्षकों की, वह जानकारी दी जाएगी और उसके अनुसार फैसला होगा। विधायकों का मत को मद्देनजर रखते हुए ही फैसला होगा। हमारे यहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, ऊपर से थोपा कोई नहीं जाएगा। थोपना तो पहले दिन ही तय कर देते कि ये बनेंगे मुख्यमंत्री। सर, मेरे पास थोड़ा वक्त की पाबंदी है, तो मैं तीसरी बार उसी सवाल को नहीं रिपीट करूंगा। आप जवाब सीधे तौर पर नहीं देना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपका सम्मान करता हूं। लेकिन एनके सर, सीधा जवाब दे रहा हूं। नहीं सर, मैं तो आपसे ललित मीणा के बारे में पूछ रहा था, उनके पिता के आरोप के बारे में पूछ रहा था, रिजॉर्ट के बारे में पूछ रहा था। कोई दिक्कत नहीं है सर, मैं सम्मान करता हूं। एनके सर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इन तीनों ही राज्यों में बीजेपी ऑलरेडी सैचुरेशन पर है। 2019 के लोकसभा चुनाव में कहीं पर पूरे की पूरी सीटें उसके पास हैं, कहीं एक सीट केवल हारी या 2 सीट हारी। आपको नहीं लगता कि 24 में इस सैचुरेशन से ज्यादा और क्या, ये तो बीजेपी से भी हम कहीं जरूरत से ज्यादा उम्मीद तो नहीं कर रहे हैं, या उन नए चेहरों से ज्यादा उम्मीद तो नहीं कर रही है बीजेपी? देखिए, ये इलेक्टोरल अगर रिकॉर्ड्स को आप देखें तो इन नतीजों से 2024 का बहुत कुछ लेना देना होता नहीं है। ये स्टेट असेंबली के इलेक्शन है, और ध्यान रखिएगा कि कांग्रेस के अपने वोट बेस कम नहीं हुआ है, कांग्रेस का वोट बेस उतना ही है। लिहाजा बीजेपी को मुतमईन नहीं होना चाहिए, आश्वस्त नहीं होना चाहिए अपनी 2024 की स्ट्रेटजी को लेके। और जहां तक प्रवक्ता का सवाल है, आप याद करें गुजरात में किस असेंबली से पूछ के बातचीत हुई थी। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है आर्टिकल 163 में और 164(2) में कि विधानमंडल दल का नेता मुख्यमंत्री होता है, उसके बहुमत से होता है। लेकिन क्या वास्तव में ये प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में होता है? मोदी जी ने गुजरात का जब चीफ मिनिस्टर चुना था तो क्या वो असेंबली से पूछ के हुआ था?
इसलिए ये अच्छा, ये इन्हीं की गलती नहीं है, कांग्रेस भी यही करती है, हाईकमान से ही पूछा जाता है। और एकल सिस्टम है भारत में, यूनि लीडर सिस्टम है, जिसमें मोदी को वोट मिलते हैं, राहुल गांधी को वोट मिलते हैं, सोनिया गांधी को मिलते हैं, इसलिए इसमें कोई गलती भी नहीं है, इसमें नैतिकता देखनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, आरपी सिंह साहब मैं आऊंगा आपके पास। डॉक्टर अंशुल काफी देर से सुन रहे हैं, उनका रुख करते हैं। डॉक्टर अंशुल, ये दबाव इसलिए भी कांग्रेस पार्टी पर ज्यादा बढ़ता है कि अब तक जो नारा बीजेपी का होता था वो होता था मोदी हैं तो मुमकिन है, अब नारा है मोदी मतलब गारंटी, यानी अगले 2 से 3 महीने में वेलफेयर को लेकर काफी कुछ इन राज्यों में ऐलान किया जाएगा, उसको इंप्लीमेंट कराया जाएगा और उस वहां पर परफॉर्म करने वाला जो सक्षम व्यक्ति होगा वही मुख्यमंत्री बनेगा। इन राज्यों में 80 से ज्यादा सीटें, इन 3 राज्यों की बात करें तो यहां पर भी सीटों की संख्या काफी ज्यादा है। डॉक्टर अंशुल। नहीं अनुराग भाई, ये गारंटी शब्द आप ये आया कहाँ से? ये तो कांग्रेस की नकल की ना भाई भाजपा ने। और अगर आप मोदी जी की गारंटी की बात करें तो क्या सबके बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए आ गए हैं? क्या अब तक 10 करोड़ नौकरियां सबको मिल गई हैं? क्या जो किसान हैं उनकी आय दुगनी हो गई है? बल्कि अब तो दूसरी तिमाही के जो आंकड़े आए हैं उससे सामने ये लग रहा है कि जो कृषि क्षेत्र है उसकी तो हालत और भी खराब हो चुकी है। तो मोदी जी की गारंटी क्या होती है वो सब जानते हैं, लेकिन अभी मुझे शिष्टाचार और अदब नहीं भूलना चाहिए। आरपी सिंह जी यहाँ पर हैं, मैं उनको अच्छी तरह जानता हूँ, बड़े सम्मानित हैं, मैं उनको बड़ी बधाई दूंगा और मुबारकबाद देते हुए ये उम्मीद भी करूंगा कि जो कांग्रेस की जो गारंटीज थी, जो हमने जन कल्याण योजनाएं छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में चलाई थी, उनको बरकरार रखेंगे, उनको कायम रखेंगे, उनको और सुदृढ़ बनाएंगे और फिर और जन कल्याण योजनाएं वो और लेके आएंगे ताकि गरीबों का उत्थान हो और जो जरूरतमंद लोग हैं उनको राहत पहुंचे। तो ये मैं उम्मीद के साथ उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं। ये जो उम्मीद डॉक्टर अंशुल आपको है, यही तो उम्मीद इन 3 राज्यों के मतदाताओं को रही होगी ना। अगर आप 24 की बात करते हैं तो तभी तो भारतीय जनता पार्टी को चुना है, ये उम्मीद मतदाताओं को रही होगी, तभी बीजेपी को चुना है इन 3 राज्यों में। देखिए वहां पर आप जैसे एनके जी ने सही कहा और ये मैं कहने भी वाला था कि वहां पर हमारा वोट शेयर गिरा नहीं है, हमारा वोट शेयर 40% ठीक है सर, लेकिन रहा है। डॉक्टर अंशुल आप बेहतर तरीके से जानते हैं जमहूरियत में तो सर गिने जाते हैं ना सर। नाराजगी नहीं थी। विधानसभा में बहुमत के लिए जो जरूरी नंबर है वो किसके पास है, इस बात से तय होता है कि किसको चुना जनता ने, उसके बाद बाकी सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। वोट प्रतिशत बढ़ा घटा, किसको कितना मिला, इनका कोई मतलब नहीं है। कौन विधायक दल का नेता चुना जा रहा है, कौन मुख्यमंत्री चुना जा रहा है, मतलब ये सर गिने जाते हैं जमहूरियत में। आरपी सिंह साहब आप कुछ कहना भी चाह रहे थे, लेकिन ये सवाल लगातार उठ रहा है कि ये जो 4 दिन हो चुके हैं अब तक इंतजार हो रहा है कि कब नामों का ऐलान होगा, वाकई 24 का एजेंडा तय हो रहा है या मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी स्थितियां सामान्य नहीं है? 4 दिन की जगह 4 दिन और लगे। मैंने कहा ना, विधायकों से राय करते हुए सबको एक मत बनाते हुए फिर फैसला होगा। एक बात, दूसरी बात, मैं अंशुल जी की बात से बिल्कुल एक्सेप्टेंस रखता हूँ, उनकी बात मान्य करता हूँ कि 40% वोट उनको पड़े हैं, पर सर वोट तो 51, 52, 53 पड़े तो 50 से ऊपर पड़े तो जीत है। 49.99% वाले की भी हार है। ये तो लोकतंत्र का एक प्रक्रिया है और देश में लगभग 200 से ऊपर सीटें ऐसी हैं जहां हमारे को 50% से ऊपर वोट पड़ते हैं और कुछ सीटें ऐसी जहां 60% वोट भी पड़ते हैं। तो और हमारी पूरी चेष्टा है कि हम इस बार देश में 300 से ऊपर सीटें ऐसी लेकर जहां हमको 50% ज़्यादा मत पड़े। तो आप 40% लेकर खुश होइए, ये आपको बधाई हो, कोई नुकसान नहीं है। परंतु जो मूल बात मैं वापस कह रहा हूँ, हमारे यहाँ एक प्रक्रिया है जो एक लोकतंत्र की प्रक्रिया है, दुनिया भर में वो प्रक्रिया लागू की जाती है कि पर्यवेक्षक जाते हैं, वह चर्चा करते हैं, चर्चा करने के बाद फिर उसके बाद मुख्यमंत्री का उम्मीदवार तय होता है। ठीक है आरपी सिंह साहब, आप भी बेहतर तरीके से जानते हैं जो बयान आप दे रहे हैं उसका जमीन पर धरातल पर कितना मतलब होता है, सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं, कांग्रेस पार्टी के लिए भी, बाकी राजनीतिक दलों के लिए भी ये महज एक औपचारिकता भर होती है। सिंह साहब आप कंप्लीट कीजिए, आप कुछ कह रहे हैं। मैं उत्तर दे दूं, एक मिनट। जी कहिए। मैं खुद पर्यवेक्षक रहा हूँ राज्य का, और जहाँ पर पर्यवेक्षक के नाते से गया हूँ और वहाँ पर जो मत होता था उसी मत के अनुसार चीज़ें तय होती थी। मैं अभी हाल में उत्तराखंड में भी था, उससे पहले मैं पंजाब में, जम्मू कश्मीर में मैं काम कर चुका हूँ। वहाँ पर भी जो लोग हमारे विधायकों का मत होता था, ठीक है, उस मत को ऊपर कन्वे किया जाता था और उसके अनुसार फैसला कर दिया जाता था।
ठीक है, अगर ऐसा होता तो धामी उत्तराखंड में पहले ही आ जाते, त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ रावत और उसके बाद पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, चर्चा नहीं, समय थोड़ा कम है। देता हूं, सुन लीजिए, मैं सिंह साहब माफी चाहूंगा, वक्त पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। ऐसे नहीं, ये स्लिंग शॉट नहीं चलेगा। कहिए, कंप्लीट कीजिए। धामी साहब को भी विधायकों की राय लेने के बाद ही बनाया गया, और जो पहले बदले गए थे इसलिए बदले गए थे क्योंकि वो टर्म बीच में इतना नहीं था कि उनको विधायक चुनकर लाया जा सकता, तो वो टेक्निकल कारण से, अन्यथा धामी साहब को भी विधायकों से पूछकर लाया गया, और सेकंड टाइम भी विधायकों का मत था कि ये अच्छे मुख्यमंत्री साबित हुए थे और आगे भी अच्छा काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, माफ कीजिए, वक्त थोड़ा कम है, लेकिन 24 का एजेंडा अगर भारतीय जनता पार्टी के जहन में इस वक्त है तो कांग्रेस पार्टी के लिए, विपक्ष के लिए मुश्किलें कहीं ज्यादा हैं। 3 महीने बाद, 4 महीने बाद जब लोकसभा चुनाव अपने चरम पर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का जुड़ने के लिए, डिबेट लाइव देखने के लिए।